नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आएगा। वित्त मंत्री अपना अगला बजट पेश करेगी वर्ष 2025-26 का। हम सबके मन में ये उत्सुकता है कि इस बजट में क्या होगा, क्या नीतियां आएगी, किस तरह के टैक्स लगेंगे या टैक्स में छूट मिलेगी, कहाँ खर्च होगा, कौन कौन सी नई योजनाएं घोषित की जाएंगी। दोस्तों, मैं जोशी नहीं हूं कि इस बात का अंदाजा लगा सकूं, भविष्यवाणी कर सकूं कि बजट कैसा आएगा, लेकिन मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश को 2047 तक यानी स्वतंत्रता हासिल करने के 100 साल के अंदर एक खुशहाल देश बनना है, एक सही मायने में विकसित देश बनना है, तो किस तरह का बजट आना चाहिए। क्योंकि हम 2025 में हैं और 2047 के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। मुश्किल से 22 साल बचे हुए हैं। तो जो अब भविष्य में बजट आएंगे, ये उनकी दिशा और दशा पे निर्भर करेगा कि हमारा देश 2047 तक एक खुशहाल और विकसित देश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। दोस्तों, आज मैं इस समय की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। फिर कुछ आर्थिक फार्मूले, जो आर्थिक इंडेक्स हैं, उनके अपने एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इस पर चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि अगला बजट होना कैसा चाहिए, ताकि आप हमारे जो भी सुझाव हम दे रहे हैं उसके पीछे की लॉजिक को समझ सकें और उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, आपकी जागरूकता का स्तर बेहतर हो सके। लेकिन इसके पहले कि मैं बजट पर चर्चा शुरू करूं, मैं उन लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। तो अगर आप पहले से हमारे चैनल पर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इस पार्ट को आप स्किप कर लीजिए और बाकी वीडियो आप देखें। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो वीडियो होता है उसमें अगर कोई आपकी शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछते हैं और कुछ समय बाद उसका उत्तर मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट उत्तर चाहते हैं अपने प्रश्नों का, अपनी शंकाओं का डायरेक्ट समाधान चाहते हैं, तो हमारा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। 2 लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए। एक फ्री वेबिनार का है और एक सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का है। अगर आपके मनपसंद विषय पे कोई सेमिनार हमने ऑलरेडी कर रखा है, वेबिनार, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको बुलाएंगे। और अगर नहीं है तो आप सुझाव दीजिए, डिटेल दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी बात, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इस पर होने वाली परिचर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा कम्युनिटी मंच, जिसको प्रयास विचार मंच बोलते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है, आप क्लिक करिए, अपना डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको इनवाइट करेंगे। तीसरी बात, सफलता के लिए जरूरी है कि आपका आचार और विचार दोनों सही हो। और विचार तब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अभी तक के अनुभव क्या है, अभी तक की लेवल ऑफ अवेयरनेस आपकी क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है। तो आपके जो इंफॉर्मेशन सेटअप है उसको रिकॉन्फ़िगर करके, आपके अनुभव जो अभी तक लिया है उसको क्वेश्चन करके, दूसरों के अनुभव के संदर्भ में
आपके विचार में परिवर्तन ला करके, आपके आचरण में परिवर्तन लाके आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से मैं एक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स, उसका निर्देशन भी कर रहा हूं। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, सरकारी अधिकारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग है। उनकी जरूरत को ध्यान में रख के इनको डिजाइन किया गया है। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, उसको आप क्लिक करिए। आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर मिलेगा इस कोर्स का, लेकिन अगर आप हर मॉड्यूल को समझना चाहते हैं तो वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप जाइए, देखिए और अपने शंका का समाधान कर लीजिए। और अंत में मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए, अपने को सक्षम बनाना चाहिए, और हमारा देश एक गरीब देश है, ज्यादातर लोग गरीबी में रह रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे। तो मैंने एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाया जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लेकिन इसके लिए हम आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, केवल मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, अगर उसको करने के बाद अगर 1.5 घंटे का समय आप पास खाली है तो उस समय का दान हमको आप कर दीजिए, और हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में इस पर्टिकुलर कार्यक्रम का संचालन आप करिए। उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, और कुछ आपको आय भी जरूर होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और इन लिंक को चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि अगला बजट कैसा होना चाहिए। अब सवाल है कि कैसा बजट होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं, देश की वर्तमान स्थिति क्या है, किन समस्याओं को हमको रिजॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखें कि आज हमारे सामने मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो क्या क्या हैं। पहली बात आप नोटिस कर रहे हैं, आप YouTube पे तमाम वीडियो देख रहे होंगे कि हमारे जो जीडीपी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसकी जो विकास गति है धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। इसका मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो स्टीम खो रही है, धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। अब हमने जब जीडीपी की बात की तो जीडीपी को आपको समझने की जरूरत है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर जीडीपी की हम बात करें, ग्रास जो सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो इसमें कुछ चीजें आती है। पहली चीज, निजी क्षेत्र में खपत क्या हो रही है, उसकी क्या वैल्यू है। फिर निजी निवेश कितना हो रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। सरकारी निवेश क्या हो रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। सरकार कितना खर्च कर रही है साल में, उसकी क्या वैल्यू है। देश कितना निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर पा रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। इसको अगर सारा जोड़ दें और उसमें से जो इंपोर्ट यानी आयात को घटा दे तो जो फिगर आती है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीज इसके अंदर है, और इसकी गति जो है अब धीरे धीरे जो विकास गति है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है, वो कम हो रहा है। इसका असर शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट भी नीचे ऊपर हो रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। अब जहां तक शेयर मार्केट सवाल है, इसके गिरने उठने के पीछे तमाम रीजन होते हैं, स्पेकुलेशंस होते हैं। ज्यादा पैसा आ गया तो बढ़ गया, पैसा किसी ने निकाल लिया तो कम हो गया। लेकिन पैसा जब निकालते हैं विदेशी निवेशक तो तभी निकालते हैं जब उनको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी देती है, तो यहाँ निकाल के वहां ले जाते हैं। इसका मतलब कहीं कहीं वो भी कुछ गेस कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था हमको उतना फायदा नहीं दे पाएगी, जहां कहीं और हम कमा सकते हैं। तो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है। लेकिन जो फंडामेंटल रीजन वो ये होता है कि जो भी कंपनी के शेयर आपने लगाए हुए हैं, जिसमें पैसा लगाया हुआ है, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने का चांस है भविष्य में, तो उसके शेयर बढ़ते हैं, कम है तो कम होते हैं। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ कम हो रही है
डिमांड चीज़ों की कम हो रही है तो निश्चित रूप से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आएगा और शेयर नीचे जाएंगे। तो फंडामेंटल रीजन की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ओवरऑल शेयर मार्केट में भी एक तरह से अनसर्टेनिटी थोड़ी सी आ गई है। एक चीज और आप ध्यान दे रहे हैं, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, कभी नीचे ऊपर हुआ लेकिन जनरल ट्रेंड है कि वो नीचे की नीचे जा रहा है। यानी हम जो ट्रेड डेफिसिट हमारी है, निर्यात और आयात का जो गैप वो बढ़ता चला जा रहा है। हम ट्रेड डेफिसिट में है, कम चीजें भेज पा रहे हैं बाहर और ज्यादा मंगाना पड़ रहा है हमको। इससे भी रुपए की कीमत पे असर पड़ता है, महंगाई का भी असर पड़ रहा है। तो रुपए की जो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारी कम होती जा रही है और रुपए की जो वैल्यू है वो भी अर्थव्यवस्था की ताकत को एक तरह से इंडिकेट करता है। अगली जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफी चैलेंजिंग बनी हुई है, खास करके नवयुवकों के लिए, हमारे यूथ के लिए। पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, मनवांछित नौकरी नहीं लग रही है, कम पैसे मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी जो आर्थिक विषमता है, असमानता है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब हमको ये देखने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल ये जो बढ़ रही है इसका क्या रूपरेखा है। आपको कुछ इसके मैं कुछ आंकड़े जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि जो आर्थिक विषमता, असमानता की स्थिति क्या है देश में। अगर असमानता की हम आर्थिक बात करें, दो चीज़ों के लेवल पे आपको चेक करना है। एक तो एनुअल इनकम कितना कमा पा रहे हो, दूसरा बचा के कितनी प्रॉपर्टी बना पा रहे हो। अगर ये दो चीज़ों को हम देख लें कि इनका जो है हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या 140 करोड़, उसके अंदर क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको असमानता के स्तर का अंदाजा लग जाएगा। तो आइए हम लोग प्री टैक्स इनकम की बात करें, यानी कर के पहले जो आय आप कर रहे जिस पे टैक्स दे रहा है वो कितनी है। तो अगर हम टॉप 1% लोगों की बात करें देश के, यानी 1.4 करोड़, केवल 1.5 करोड़ से कम, वो पूरे देश की जो वार्षिक आय है उसका 22.6% वो लोग कमा रहे हैं। ये 2022 का डाटा है, थोड़ा इसमें फर्क आएगा। ये तो हो गया 1%। और अगर हम 10% को ले लें, जिसमें एक ये भी शामिल है, तो ये जो शेयर है बढ़ के हो जाता है 57%, 60 के करीब। इसके विपरीत अगर आप देखें कि नीचे की जो आधी जनसंख्या है, बॉटम की 50% जो हमारी जनसंख्या है, लगभग 70 करोड़ लोग, उनकी टोटल आय है केवल 15% प्री टैक्स। तो ये तो हो गई आय की स्थिति। अब आप पूंजी की बात करें कि पूंजीपति कितने हैं, कितना पैसा उनके पास है, क्या स्थिति है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारे देश में 119-120 के करीब अरबपति है, खरबपति है, अरबपति है, जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। और इनकी जो प्रॉपर्टी है पिछले 10 साल में 10 गुना हुई है। 10 साल में 10 गुना, अब आप सोच लीजिए। इसके अलावा 13,000 ऐसे हैं जो अल्ट्रा रिच जिसको बोलते हैं, धनी लोग, जिनके पास 25 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। तो ये तो हाई वेल्थ इंडिविजुअल हो गए। अब अगर देखें हम जनरल अगर पॉपुलेशन की बात अब शुरू करें, तो टॉप 1% जो जनसंख्या है, यानी 1.4 करोड़ लोग इस देश में, 40% पूंजी उनके पास है। मतलब पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है उसमें 40% के हिस्सेदार है केवल 1% लोग। और अगर ऊपर के 10% की बात अगर हम करें तो वो 77% प्रॉपर्टी उनके पास है, 3/4 पे कब्जा है उनका। और नीचे की आधी जनसंख्या यानी जो 70 करोड़ लोगों की हम बात करें तो उनके पास केवल 3% प्रॉपर्टी है। कमा तो रहे वो 15%, लेकिन प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं 3%। क्यों? बचता नहीं, थोड़ा सा कमाते हैं, सबके सब खा जाते हैं, खर्चा हो जाता है, बचता नहीं, प्रॉपर्टी कहां से बनेगी, कंजम्पशन में चला जाता है।
अब हम अगर रोजगार की बात करें कि जो रोजगार लोगों को मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरे देश में 20% केवल कामगार हैं जो नियमित हैं, यानी रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और 80% जो लोग काम कर रहे हैं वो अनियमित है, कैजुअल है, डेली वर्कर्स हैं, कोई निश्चित नहीं, आज है कल है नहीं है। अब हम जब नियमित लोगों की बात करें तो इनकी जो औसत मंथली इनकम है वो 13,562 है, यानी 15,000 से भी कम है, यानी 500 रुपए रोज से कम है। और अगर हम अनियमित क्षेत्र की बात करें जिसमें 80% पॉपुलेशन आती है, जो कामगार आते हैं, तो उनकी जो मंथली जो आय है, सैलरी है 5,853 रुपए, 6,000 से कम, यानी 200 रुपया पर डे। केवल 1.6% ऐसे कामगार हैं जो 50,000 पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं, यानी 6 लाख पर ईयर। अब आप ये सोचिए कि जब ये इनकम की हाल है, आधी पॉपुलेशन का हाल है, तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगी कैसे, कौन खरीदेगा, और जो ऊपर के 1-2% या 10% लोग पास पैसा है वो कितना कंज्यूम कर लेंगे, उनके बल पे इकोनॉमी कितनी ग्रो कर पाएगी। और ये दिख रहा है कंजम्पशन पैटर्न को लेकर के। कंजम्पशन ये बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो औसत प्रति कैपिटा कंजम्पशन है मात्र 3,773 रुपए है, यानी 4,000 रुपए से कम, 100-125 रुपए पर डे का खर्च है एवरेज जो देहाती क्षेत्र है। और हम शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो थोड़ा बेटर है, 6,459। एक आंकड़ा आपको और ताज्जुब में डालेगा कि जो मेडिकल इमरजेंसीज है, जो चिकित्सा का खर्च है, बीमारी पे खर्च है, उसको करने की वजह से हर साल लगभग 6.3 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ के आसपास लोग गरीब हो जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। और अगर हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी कमाई हो रही है 82% आय पुरुष करते हैं और केवल 18% आय महिलाएं कर रही हैं, यानी उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो आर्थिक विषमता है, असमानता है, या जो देश में इनकम और पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्थिति क्या है। अब एक और प्रॉब्लम है, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन है, चूंकि लोगों के पास नौकरी कम है, पैसे कम है, तो वो अपराध की तरफ भी जा रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप रोज पेपर में देख रहे हैं, उनको कहीं कहीं से पैसा चाहिए, उनको जिंदगी चलाना है, चाहे वो गलत तरीके से कमाए चाहे सही तरीके से कमाए, भूखे तो कोई नहीं रहेगा, तो अपराध बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम बजट के ऊपर चर्चा शुरू करें, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारी चुनौतियां हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो रही है या मार्केट नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या ऐसा कोई आर्थिक फार्मूला है जो हम अगर समझ जाए तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मार्केट में लोग खपत कम करेंगे, सामान कम खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग कम होगी। जब मांग कम होगी तो कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर भी लेता है, मान लीजिए लोन लेगा, कहीं से लेगा, मशीन लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, और अगर मार्केट में माल नहीं बिका उसका, तो वो पैसा, उसका ब्याज लौटा नहीं पाएगा, जो भी कर्जा लिया है उसके चक्र में फंस जाएगा, तो निवेश कम हो जाएगा। अगर सरकार मान लीजिए निवेश कर देती है इस उम्मीद में कि भाई इकॉनमी आगे बढ़ेगी तो उसको टैक्स मिलेगा, और अगर
लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो टैक्स भी नहीं मिलेगा उसको, और टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार ने भी अगर लोन लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो वो भी डेट ट्रैप में फंसेगी, क्योंकि उसको भी टैक्स के हिसाब से और यूजर चार्जेस नहीं मिल पाएंगे, उसके लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ये एक पहला साइकिल तो ये हुआ कि अगर खपत मार्केट में कम है, डिमांड कम है, तो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, अगर होगा तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर बैंक लोन देंगे तो एनपीए हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, खपत क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है या कोई उद्यम कर नहीं रहे हैं, तो जिससे उन पर आय नहीं हो रही है। तो अगर आय नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे। और जब खपत कम हो रही है तो आपको पता है कि जो निजी खपत है वो जीडीपी का पार्ट है, निजी निवेश जीडीपी का पार्ट है, सरकारी निवेश जीडीपी का पार्ट है। ये सारी चीजें कम होगी क्योंकि खपत कम हो रही है, तो जीडीपी कम तो होगी। तो नौकरी न होना या लोगों के पास किसी अन्य सोर्स से इनकम न आना जीडीपी में कम होने का सीधा सीधा कारण है। न केवल शेयर मार्केट गिरेगा बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी खराब होगी, क्योंकि कुल मिला जुला के पैसे तो चाहिए जीवन जीने के लिए। अब अगला, इसके पीछे अगर और हम जाएं तो नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? नौकरी इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वो नौकरी लायक नहीं है, उनकी जो पर्सनल कैपेबिलिटी कमजोर है, उनका पर्सनालिटी कमजोर है, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। प्रथम नाम का जो एक एनजीओ है जो कि हर साल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे रिपोर्ट लाता है, उसका कहना है कि 5वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, मैथ सॉल्व नहीं कर सकता। जो लोग इंजीनियर पढ़ के निकल रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है, अनएम्प्लॉयबल ही नहीं है। और अगर आप अंदर से सक्षम नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर प्रॉपर माइंडसेट आपका नहीं है, आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो आप न केवल नौकरी आपको नहीं मिलेगी, आप अपना भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा पाओगे, कोई भी किसी तरह का काम नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो इनकम होगी नहीं आपकी। तो ये संबंध है आपके नौकरी न मिलने में, इनकम न होने में और आपके अपनी पर्सनालिटी में। इसका मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काफी मायने रखती है, जो आपको सक्षम बनाती है ताकि आप नौकरी पा सके और कमा सके, और अगर कमाएंगे तो निश्चित रूप से बाजार चल पड़ेगा। एक चीज और देखिए कि मान लीजिए आपने कमा लिया, जो भी कमा रहे हैं आप कम ज्यादा, अब आप बीमार पड़ गए तो आपका खर्चा हो गया, आप बहुत गरीब हो गए। तो एक चिकित्सा एक ऐसा हेल्थ ऐसा इशू है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। खेत बेचकर भी लोग अपना गुजारा चलाते हैं, दवा कराते हैं। तो चूंकि हमारी जो मेडिकल हेल्थ सर्विस फ्री नहीं है, प्राइवेट सेक्टर काफी पैसा लेता है, तो लोगों की बचत और कम हो रही है, और अगर वो बचत कम हो रही है तो निश्चित रूप से वो खर्च नहीं करेंगे, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। और रही सही कसर जो है, न्याय व्यवस्था पूरी कर देती है। भाग भाग के कोर्ट के सामने आप जाओगे, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, आपका सारा पैसा वहां लग गया, कुछ बचेगा नहीं, कहां से खपत करोगे? तो इसकी वजह से आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है। एक चीज और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या रिश्ता है, ये आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी, हायर लेवल की टेक्नोलॉजी होगी या प्रौद्योगिकी होगी, उसके लिए आपको उपकरण खरीदने पड़ेंगे, मशीन खरीदनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसा कौन लगा सकता है? अमीर लोग, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। और एक बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा लगा दिया, नई टेक्नोलॉजी ले आए, तो उसके उनको दो तरह से फायदे होते हैं। उनका प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लगा दिया। कैसे कम होता है? एक तो जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, उसके वेस्टेज कम हो जाते हैं, क्वालिटी बेटर हो जाती है, वो प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हैं।
दूसरा, लेबर कम लगती है क्योंकि ऑटोमेशन कर लेते हैं, तो लोगों वो लेबर कास्ट कम हो जाती है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब पैसे को पैसा खींचता है, जैसे हमारे कहते हैं ना। तो अमीर बहुत तेजी से अमीर होता चला जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब इसका असर क्या पड़ा उन लोगों पे जिनकी नौकरी चली गई इसकी वजह से। आज एआई आ रहा है और लोगों की नौकरी खा रहा है, तो एआई जो ला रहा है पैसे लगा के ही ला रहा है ना। तो दूसरी तरफ जो वो लोग हैं जो नौकरी जिनकी छूट गई, उनके पास जो पैसा आ रहा था वो भी बंद हो गया, वो गरीब हो गए। तो एक तरफ अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो है एक ड्राइवर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। इसलिए टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है सोच समझ के करना चाहिए, हर देश को अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख के। और एक और बात समझ जाइए कि टैक्सेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कनेक्शन है। आज इनकम टैक्स तो मान लीजिए आपने कोई छूट दे दिया, 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, लेकिन आज गरीब व्यक्ति जो है 60% जीएसटी दे रहा है। जिसके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है वो भी जीएसटी भर रहा है अगर कुछ खर्च कर रहा है तो उसको आप और गरीब बना रहे हो। तो जो पैसा वो कहीं मार्केट में लगा सकता था वो सरकार ने खींच लिया उससे, तो मार्केट कहां से चलेगा। तो सरकार ने ओवर टैक्सेशन कर रखा है एक आम आदमी का, एक मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का या हर व्यक्ति का, जिसकी वजह से वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, डिमांड नहीं उसकी जनरेट हो रही है, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हम समझते हैं कि ओवर टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जीडीपी के ग्रोथ रेट न होने का। अब एक चीज और समझ जाइए, अगर आप कैपेबल नहीं है, आपके वर्कर स्किल्ड नहीं है, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर को ले लीजिए, काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, लेकिन कैपेबिलिटी तो चाहिए पर्सनल लेवल पर। तो यहां भी एजुकेशन ट्रेनिंग का रोल आता है। चूंकि हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, हमको आयात करना पड़ रहा है, कभी कभी हमारा आयात निर्यात से ज्यादा सस्ता है, तो कंज्यूमर वो खरीदता है जो सस्ता मिलता है उसको क्या पता यहां बना है कहीं का बना हो। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है, जिस वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है रुपए की कीमत कम होने की वजह से। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे संबंध है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बीच में समझना जरूरी है आपको। अब हम ये चर्चा करने की स्थिति में आ गए हैं कि सरकार को जो अगला बजट ला रही है उसमें करना क्या चाहिए ताकि ग्रोथ हमारा बढ़े, लोगों के जीवन बेहतर हो, मार्केट में डिमांड जनरेट हो, लोगों के पास पैसा पहुंचे। तो मैं संक्षेप में अब अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली चीज, अगले बजट में शिक्षा पर खर्च बढ़ना चाहिए और सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि लोग कैपेबल हो सकें। ये ट्रेनिंग पर भी लागू होता है। और इसी के साथ साथ मैं बोलूंगा कि शिक्षा से कनेक्टेड जो भी खर्च है उस पर जीएसटी 0 होना चाहिए, यह कर मुक्त होनी चाहिए ताकि लोगों का खर्च उस पर कम हो और लोग अच्छी शिक्षा ले सके। आप निःशुल्क कर दोगे तो वैसे भी टैक्स नहीं मिलेगा सरकार को। दूसरी चीज, आपको जो हेल्थ सर्विस को फ्री करना चाहिए सभी के लिए और अच्छी हेल्थ सर्विस देना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की हेल्थ सर्विस देना चाहिए। और हेल्थ से कनेक्टेड जो भी आइटम्स हैं वो टोटली जीएसटी फ्री होने चाहिए ताकि उनका दाम कम हो और लोगों का उतना सेविंग कर पाए। तीसरी चीज, आपको जो डिले इन जस्टिस है उसको टैकल करना पड़ेगा ताकि लोगों को साल भर के अंदर जजमेंट मिले, उनका पैसा खराब ना हो, समय ना खराब हो, क्योंकि समय खराब होता है जब आप जाते हो न्यायालय, आपकी इनकम उतनी कम हो जाती है। अब ये कैसे होगा? आपको सारे खाली पद सरकार को भरने पड़ेंगे, चाहे वो शिक्षकों के हो, चाहे डॉक्टरों के हो, चाहे वो जजों के हो। यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बीमारी पैदा हो गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी बोलते हैं।
मैं रेलवे बोर्ड में 3 साल इस पद पे था। इसके पीछे की ये सोच है कि भाई हम लोग गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं एफिशिएंट नहीं होते हैं, प्राइवेट आएगा तो इफिशियंसी दिखाएगा, पैसा भी लगाएगा और बेहतर सर्विस दे पाएगा, और पैसे सरकार को पैसे नहीं लगेंगे उसके और उसकी सर्विस मिल जाएगी, ये सोच है। लेकिन क्या वो चीज हो रही है? क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, अपने लोगों से काम नहीं ले पाता है, उन पर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाता है, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैंने एक किताब लिखी है DAR की, अनुशासन प्रबंधन पे, आप पढ़िए उसको। अगर उसमें जो लिखा है अगर आप फॉलो करें तो जिसको चाहिए जब चाहिए आप निकाल दीजिए, अगर उसने गड़बड़ किया है तो, और वो सुप्रीम कोर्ट तक से लौट के नहीं आ पाएगा किसी भी हालत में। तो अगर आप नाकाबिल हैं, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से काम नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्राइवेट को दे दोगे। अब प्राइवेट में जाने के बाद आज डॉक्टर भी ठेके पे आ रहे हैं, नर्स भी ठेके पे आ रही है, सफाई वाला भी ठेके पे आ रहा है, और उनको क्या पेमेंट हो रहा है क्या पेमेंट नहीं हो रहा वो ठेकेदार जाने और वो जाने। तो आप किस तरह की वर्कफोर्स पैदा कर रहे हो, किस तरह का डेडिकेशन लेवल है? जो काम सरकार का उसको सरकार को करना चाहिए, आप प्राइवेट सेक्टर को घुसा रहे हो। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का झगड़ा बंद होना चाहिए। यूपी में भी ये ऊर्जा के क्षेत्र में ये काम करने की तैयारी चल रही है। रेलवे ने तमाम चीजों में इसको लागू कर दिया है, तो इसको समाप्त करने की जरूरत है। दोस्तों, अगली जो बात मैं कहना चाहूंगा कि बैंक में कोई भी आदमी FD करा रहा है, कोई भी चीज डाल रहा है, वो टोटली टैक्स फ्री होना चाहिए। उस पर कोई भी इनकम टैक्स या कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि लोग बैंकों में पैसा रखने के लिए तैयार हो। आज बैंकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, लोग डिपॉजिट दे नहीं रहे हैं और लोन की डिमांड है उनके लिए। और कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसमें इक्विटी और डेट का एक रेशियो होता है। कुछ वो लोन लेती है तो उस पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके इक्विटी होल्डर को भी फायदा होता है। आप सब लोग आज पैसा शेयर मार्केट में डालना चाह रहे हैं, सब लोग इक्विटी में डालना चाह रहे हैं, कोई लोन मतलब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको टैक्स की प्रॉब्लम है, टैक्स उसको देना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। तो सरकार को इनकरेज करना चाहिए कि लोग बैंकों के पास जाएं, उनके पास डिपॉजिट बढ़े उनकी, और वो लोगों को लोन दे पाए जिनको जरूरत हो। इसलिए उसको टोटली ब्याज को टोटली टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि लोग बैंक में जाएं और एक उनको जो नेट इनकम है वो कुछ हद तक कंपेरेबल हो शेयर मार्केट और अन्य सोर्सेज से। अगली चीज जो है, मैंने बताया कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुका है, इसलिए सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरवेज या जो भी हो। लेकिन यहाँ चीज एक मैं कहना चाहूंगा कि इनके अपने अंदर कंपटीशन मत कराइए। तमाम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेलवे भी कर रही है, रोड भी कर रहा है, एयरवेज भी कर रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, छोटे छोटे जिला हेडक्वार्टर पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और वहां चढ़ने वाला कोई है नहीं, जाने वाला कोई है नहीं, केवल दिखाने के लिए कि देश में 1000 एयरपोर्ट है। इसका क्या मतलब है? सरकारी पैसा है, पब्लिक के टैक्स का मनी है, उसको आप इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। आज एक फ्लाइट शुरू करेंगे, साथ में बंद हो जाएगी, ये कई जगह हो चुका है। आजमगढ़ जैसी जगह में एयरपोर्ट आपने बना दिया, कौन जाएगा कौन आएगा वहां पे? तो इस तरह के खर्चे नहीं चाहिए। रोड में देखिए, आप एक्सप्रेस वे बनाते चले जा रहे हो, जमीन का खाते चले जा रहे हो एयरपोर्ट, कौन चलेगा उसके ऊपर? आप रेलवे को क्यों नहीं स्ट्रेंथन कर सकते हैं? रेलवे को क्या जरूरत है कि बुलेट ट्रेन चलाए? वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जो है, वंदे भारत खास करके कई 100 ट्रेनों को खा जाती है, जहां भी चलती है उनको रुकना पड़ता है। और आम ट्रेन को देखिए, उसकी हालत खराब है, सफाई हो चाहे कुछ भी हो, सब आउटसोर्सिंग का कमाल है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये सारे वेस्टेजेज हैं जो सरकार कर रही है नॉन इंटीग्रेटिव पॉलिसी की वजह से। तो जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं इसकी बात कर रहा हूं कि एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए।
अगर सड़क के किनारे आप साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बना दीजिए, लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, पैदल इस्तेमाल करेंगे, पोल्यूशन में कंट्रोल होगा, डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी, आपका इंपोर्ट उतना कम होगा, आपका ट्रेड सरप्लस बेटर होगा। अगला जो है, इंस्पेक्टर राज समाप्त होना चाहिए। जो नौकरी मिलनी है वो स्मॉल स्केल माइक्रो यूनिट दे पाएगी, उनको सारे इंसेंटिव मिलने चाहिए, इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए, जीएसटी की फाइलिंग सिंप्लीफाई होनी चाहिए या उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इन लोगों पे, स्मॉल लोगों पे, वो अपना धंधा चलाए कि जीएसटी रिटर्न भरे, क्या करें? तो टैक्स को सिंप्लीफाई करिए, एसएमई को बढ़ावा दीजिए, हर जिले में ग्रोथ सेंटर बनाइए ताकि लोकल लोग वहां नौकरी पा सकें। आज पूरे देश में 6.5 करोड़ 7 करोड़ के आसपास छोटी यूनिट है जो 10 करोड़ से ज्यादा लोग को नौकरी दे रही है। कोई बहुत स्पेसिफिक डाटा नहीं है। 1/3 उनका हिस्सा है जीडीपी में, एक्सपोर्ट में भी उनका अच्छा खासा हिस्सा है। उसको हम थोड़ा ध्यान दें, उनको थोड़ा गाइडेंस मिले तो वो काफी अच्छा कर सकते हैं नौकरी के फ्रंट पे और उसके फ्रंट पे। एग्रीकल्चर को कमर्शियल करने की जरूरत है, जमीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी उसमें। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी को आपको चेंज करने की जरूरत है ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सके, अच्छी फार्मिंग हो सके, किसानों की आय बढ़ सके। और अगली चीज है कि जो चुनाव है उसकी फंडिंग सरकार को करना चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट जो आपकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोगों से डोनेशन ले रही हैं, जो बांड के क्राउड फंडिंग करके और उनके लिए बैटिंग कर रही हैं। तो कारपोरेट सेक्टर क्या चलाएगा सरकार को, जैसे अमेरिका में चला रहा है? क्या अमेरिकन चीज को कॉपी करना है इंडिया में? तो दोस्तों, जो चुनाव है उसका पूरा खर्च सरकार का है। अगली चीज, प्लास्टिक को टोटली बैन करिए क्योंकि बहुत पोल्यूशन कर रहा है। पर्सनल लेवल पे आप इस्तेमाल मत करिए, सरकार को बैन करने की जरूरत है। सोलर एनर्जी को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना है, सिंप्लीफाई करिए, सवाल मत पूछिए, सीधा पैसा दीजिए, इंस्टॉल कराइए, बाकी सारी चीजें हटा दीजिए कि ये नियम वो नियम, ताकि हमारी जो थर्मल पावर की जरूरत कम हो, हम पोल्यूशन कम कर पाएंगे। टैक्स में भी हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मेरी समझ से कम 10 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि लोग खर्चा कर पाए, मार्केट में पैसा जाए, लोग बचत कर पाए, लोग इन्वेस्ट कर पाए। जीएसटी आज सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हिंदुस्तान में बना हुआ है। इसके 3 स्लैब होने चाहिए, 5%, 10%, 15%। उससे ज्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए क्योंकि आदमी इनकम टैक्स ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद खर्च कर रहा है। और जैसा मैंने बताया, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ऐसे जितने आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं वो सब जीएसटी से मुक्त होनी चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि आपको कुछ लॉस होगा टैक्सेशन में इस सबसे, तो 10 जो सुपर रिच लोग हैं, 1 करोड़ से ऊपर जिनकी भी इनकम है, उनसे 10% ज्यादा इनकम टैक्स लेने की जरूरत है आपको, एक लमसम, ताकि कुछ पैसा उनसे आ जाए, अगर उनका इनकम बढ़ रही है तो आ जाए। उसके बाद एक और चीज है कि हम यहां नौकरी की बात कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे पद हैं जो सेवानिवृत्त लोगों द्वारा ऑक्युपाई किए गए हैं, रीएम्प्लॉयमेंट और ये वो सबको हटा करके आपको उन लोगों को रखने की जरूरत है जो लोग सर्विंग है, ताकि नए बच्चों को नौकरी मिले, लोग प्रमोशन पाएं। इसके बजाय कि जो लोग 40 साल 30 साल नौकरी कर लिए हैं उनको आपने मौका दे रखा है, हजारों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, तो उनको हटाने की जरूरत है। अगर वो निःशुल्क अगर एडवाइजर का काम करना चाहे उनको रख लीजिए, लेकिन पैसे पे रखने की उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने काफी कमा लिया है। आज प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल है। आपको टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, आपको लेबर इंटेंसिव यूनिट को बढ़ावा दे रहा है ताकि रोजगार मिले लोगों को। तो आप जो कंपनी जितना ज्यादा रोजगार देती है उसको उतना इंसेंटिव दीजिए, न कि प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए।
तो ये एक ज़रूरत है इस चीज़ को बदलने की। अब आपके अंदर एक सवाल जरूर पैदा होगा कि साहब सब जगह तो आप बोल रहे हो ये कम कर दो, वो कम कर दो, फिर आप ये कह रहे हो कि फ्री एजुकेशन दो, फ्री हेल्थ दो, फ्री जल्दी जजमेंट करो, सारे पोस्ट भरो, तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे 2 वीडियो हैं जो पहले पिछले साल के बजट के टाइम पे मैं लाया था। पहला है जीरो बेस बजट और दूसरा है परफॉर्मेंस बजट, शून्य आधारित बजट और उत्पादकता बेस बजट। दोनों आप देख लीजिए। 12.5 लाख करोड़ रुपया केवल करप्शन पे लीकेज हो रहा है हर साल। वो आप रोकिए, उसको इस्तेमाल करिए। जीरो बेस अगर आप रिव्यू करोगे तो तमाम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तरह तरह के बेमतलब का आप रेवड़ी बांट रहे हो, वो सब बंद करो। रेवड़ी देने से कोई धनी नहीं होगा, कोई कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा उसको सक्षम बनाइए। वो पैसा एजुकेशन में लगाइए, हेल्थ में लगाइए, न कि रेवड़ी बांटिए लोगों को। किसी को 1,000 रुपये महीना आपने दे दिया, किसी को 2,000 रुपया दे दिया, किसानों को 2,000 सम्मान निधि मिलती है 3 महीने में। ये सम्मान निधि अपमान निधि है उनके लिए। तो आपको ये देखना है कि लोग सक्षम बने, खुद कमाएं, न कि आप उनको रेवड़ी बांट के अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन चाहिए। किस तरह की सरकार आप चला रहे हो? किस तरह का बजट आप ला रहे हो? अगर 70-75 बजट लाने के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है तो सारे बजट बेकार आए जो भी अभी तक आए, उनमें कोई भी दम नहीं था, वो गलत दिशा में थे। आपको अपने बजट की दिशा को सही करना है। जो दिशा हमने आपको बताई है अगर आप वो फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको किसी को रेवड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सक्षम है, अपना काम कर सकते हैं। भिखमंगा कोई नहीं है, किसी को भीख नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिना किसी अपवाद के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आप हो, सब रेवड़ी बांटने में एक से बढ़कर एक। कोई जातिगत जनगणना करा रहा है, कोई धर्म के नाम पर तमाशे कर रहा है। क्या आपको इसके लिए चुना गया है? क्या सरकार इसलिए बनती है कि आप ये सब ड्रामा करो? सरकार इसलिए बनती है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर करो, उनको नौकरी के लिए माहौल पैदा करो, उनकी इनकम बढ़ाओ, उनके जीवन की गुणवत्ता को बेटर करो ताकि वो खुशहाल जीवन जी सकें। दोस्तों, अगर हम जो भी हमने सुझाव दिए हैं, अगर सरकार इसको मानती है तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि 2047 क्या उसके पहले ही हम हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला पाएंगे। एक खुशहाल देश बनेगा। अमीर बने या न बने, पैसे से खुशहाली नहीं आती है। कम पैसे में भी आप खुश रह सकते हो और अरबपति होकर के भी आप नाखुश रह सकते हो। इसलिए पैसे की बात करना मूर्खतापूर्ण बात है। आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करिए, लोग अपना काम कर सकें, उनको फ्रीडम दीजिए, अपनी बात बोल सकें। और ये तब संभव होगा जब एक वोटर के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे। अगर आप मजहब पे, जाति पे, क्षेत्रवाद पे इस तरह के ड्रामों को देख के वोट दोगे तो आपको वही सरकार मिलेगी जिसके आप लायक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बजट लाए जो आपके जीवन को बेहतर करे, तो निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए कि 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं, 50% लोगों की जो इनकम है 15% है, सम प्रॉपर्टी 3% है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जीत कैसे जाती हैं? वोट तो यही लोग दे रहे हैं ना। ऊपर वालों को तो धूप हवा सब लगती है। तो इसका मतलब ये लोग बिना सोचे समझे अपना काम कर रहे हैं, अपने हाथ से उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पे बैठे हुए हैं, जो कालिदास के बारे में कहा जाता है। तो वो मूर्ख उनको बोला गया। क्या हम लोग महामूर्ख हैं क्या? ऐसे लोगों की नौकरी, ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत क्या है जो आपके लिए काम न करें? वोट आपसे लेंगे और काम करेंगे इंडस्ट्रीज के लिए और अमीरों के लिए काम करेंगे। ये इसको आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर विचार करेगी, आप भी विचार करोगे और कमेंट करके हमको बताओगे जो हमने कहा उसमें क्या गलत है, क्या सही है। मैं अपने को सुधारने को तैयार हूं। और ये हवाई फायर मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने 7 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, पब्लिक सेक्टर में 32 साल सरकार में काम किया है, फाइनेंस में मैंने एक्सपर्टाइज हासिल की है, MBA किया है, PhD किया है, तमाम जगह काम किया है।
तो मैं ऐसे हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ अनुभव के बेस पे कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना लंबा वीडियो आपने देखा मेरा, लेकिन उम्मीद है कि आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करोगे ताकि लोग भी इसको देखें, कमेंट करें, लाभ उठाएं उसका। और एक बात और मैं कहूँगा इसके पहले कि आपसे विदा लूँ, अगर आप फिट नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों जरूरी है। फालतू के गार्बेज को न अपने अंदर जाने दें और प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, डाइट लीजिए ताकि आप फिट रहें और अपने को दिन पर दिन बेहतर बनाते रहिए ताकि आपकी पर्सनालिटी बेटर हो, आपकी इनकम बढ़े, आप अच्छा जीवन जी पाए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।